हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। हम PYQs कर रहे थे जेई एडवांस लेवल के स्ट्रेट लाइन के। उसी सीक्वेंस के अंदर 2008 का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x + y = 3 एंड एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस x² - y² + 2y = 1। ये क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन अगर आप इमेजिनेटिव फिगर का अगर यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं। हमने एक रफ फिगर बनाने के लिए सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। क्योंकि ये पॉइंट हमारा ओरिजिन पॉइंट है तो इसको हमने लिख लिया। और सबसे पहले हम अपनी ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसको ले लेते हैं। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x² - y² + 2y = 1। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमें पता है कि दो स्ट्रेट लाइंस को आपस में मल्टीप्लाई करके रख रखा है, इनको एडजस्ट कर रखा है इस तरीके से जिससे कि हमारी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब हमारा मेन जो काम है यहाँ पर वो ये है कि हम इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से दो स्ट्रेट लाइंस हैं हमारे पास, उनको हम किसी तरीके से अलग अलग कर लें। तो वैसे तो हमें बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं कि ऐसे 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 कर लीजिए, लेकिन क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉरवर्ड इन्होंने ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी है जिसके अंदर हम स्ट्रेट लाइंस को अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखा और ये इक्वेशन हो जाएगी x² = y² वाला और y वाला जितना भी टर्म है वो हम RHS में ले गए, तो इक्वेशन बन जाएगी y² - 2y + 1, जिसको कि देख के हम समझ पा रहे हैं कि इसको हम बोल सकते हैं y - 1 का होल स्क्वायर, और ये किसकी इक्वल आ रहा है, x² के। अब अगर हम x² और y - 1 के स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो यहां से जब स्क्वायर रिमूव होगा तो हम इस इक्वेशन को ऐसा बोल सकते हैं कि x = +- y - 1। इससे हमारे पास स्क्वायर हटाने वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और जो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से दो स्ट्रेट लाइन चाहिए थी वो भी हमें मिल रही हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन में जब हम प्लस लगा कर लेते हैं तो इक्वेशन आ रही है हमारे पास x - y + 1 = 0, और जब इसे आप चाहो तो केस 1 बोल सकते हो, और केस 2 में आप बोल रहे हो जब हम y - 1 से पहले माइनस लगा रहे हैं तो इक्वेशन हो जाएगी x = -y - 1। तो यहाँ से इक्वेशन बन रही है x + y - 1 = 0। अब ये दोनों ही लाइंस हमें यूज करनी है और इनका एंगल बाइसेक्टर निकालना है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड नहीं दे रखा है, इन्होंने इसमें हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है जिससे हमें दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस निकालनी है, और फिर उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बारे में सोचते हुए हमें तब इनका एंगल बाइसेक्टर निकालना है। और जो एंगल बाइसेक्टर की दो इक्वेशंस आएंगी हमारे पास, उनको यूटिलाइज करते हुए हमें इस थर्ड लाइन को भी यूटिलाइज करना है और इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास ये दोनों की दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोल रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही इजीली करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि हम एक रफ फिगर, एक इमेजिनेटिव फिगर को ड्रॉ कर लें। वो चाहे कितनी ही गंदी सी क्यों ना बन रही हो, लेकिन अगर हम उसे ड्रॉ कर लेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली हमें समझ में आने लगता है। हम देख पाते हैं कि आखिर हमें अगला स्टेप क्या करना है। तो हमने जब पहले इस इक्वेशन को एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करने की कोशिश करी तो जब हमने y को 0 लिया तो x की वैल्यू आ रही है -1, तो एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, और जब हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू आ रही है 1। तो यहां पर ये हमारे पास हो गया अभी के लिए 0,1 कोऑर्डिनेट। जब हम सेकेंड लाइन की बात करते हैं, चाहो तो आप इस लाइन को ड्रॉ भी कर सकते हो, थोड़ा प्रोपोर्शनेट अगर हम बना लेते हैं इस पॉइंट को तो ये थोड़ा सा कुछ इस टाइप से आ जाएगा, और एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ कहीं पर इस पॉइंट को 0,1, और इन दोनों पॉइंट्स को मीट कराते हुए हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया कुछ इस टाइप से। ये लाइन हो गई हमारे पास x - y + 1 = 0। इसी तरीके से जब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं
जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ रही है 0,1, और जब हमने y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1,0। हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो ये कुछ इस टाइप की लाइन आ रही है, और इसके ऊपर भी लिख दिया हमने x + y - 1 = 0, और इस पॉइंट को अभी के लिए हमने दर्शाया 0,1 लिखकर। अब हमें ये दोनों लाइंस तो मिल गई हैं, हमें निकालना क्या है इनका एंगल बाइसेक्टर। हमारे पास एंगल बाइसेक्टर निकालने का भी एक तरीका होता है जिसका हमें फॉर्मूला पता है। वो क्या होता है कि हम इन दोनों के ऊपर ही, इन दोनों लाइंस के ऊपर ही किसी पॉइंट, रैंडम पॉइंट एक्स वाई से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करके मॉडुलस के अंदर हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। एक बार हम प्लस वाली इक्वेशन ले सकते हैं और एक बार माइनस वाली इक्वेशन ले सकते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें जो इक्वेशन निकल के आई हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, वो इतनी अच्छी इक्वेशंस आई हैं कि उन इक्वेशंस का जब हम स्लोप देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं इस लाइन का स्लोप 135 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप की वैल्यू आ रही है -1, और इस लाइन का स्लोप है हमारे पास 45 डिग्री, क्योंकि इस लाइन का स्लोप अगर हम m की बात करते हैं वो आ रहा है 1। तो यहाँ से जो हमारी फिगर बन के आ रही है वो काफ़ी सिमेट्रिक तरीके से आ रही है। अगर ये एंगल 135 हो जाएगा तो ये एंगल ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर अभी के लिए एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, और सिमेट्री से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, तो हम देख पा रहे हैं हमारा एंगल बाइसेक्टर एक तो ये लाइन हो जाएगी और एक एंगल बाइसेक्टर हमारा ये लाइन हो जाएगी। अभी के लिए हमने इस लाइन को और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, और इस लाइन को भी थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। अब हमें समझ में आ रहा है हमारा एक तो एंगल बाइसेक्टर, इसको अभी के लिए AB बोल दिया, AB1 एक एंगल बाइसेक्टर ये हो गया। सिमेट्री की वजह से हम देख पा रहे हैं और बहुत इजीली जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। और दूसरा एंगल बाइसेक्टर हमारे पास ये हो गया, इसको अभी के लिए हमने AB2 बोल दिया। अब बस हमें ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए इस थर्ड इक्वेशन को और ड्रॉ करना है। जब हम देखते हैं ये इक्वेशन x + y = 3, तो यहाँ से भी हम देख पा रहे हैं कि इसका स्लोप कितना है 135 डिग्री। मतलब जो एंगल आ रहा है स्लोप का वो कितना आ रहा है 135 डिग्री। मतलब वो जो लाइन है x + y = 3 वो पैरेलल होगी इस लाइन के, लेकिन जो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को कहाँ पर करेगी 3,0 पर, और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी 0,3 पर। जहां बच्चा इस टाइप की कैलकुलेशन को समझ पाता है वो तुरंत के तुरंत क्वेश्चन को इजीली कर पाएगा। हमने पॉइंट्स को डिसाइड कर लिया, इनको आगे एक्सटेंड कर दिया कुछ इस तरीके से। अब हम क्वेश्चन को दोबारा से पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं जिसमें ये बोल रखा है कि हमें ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के एरिया को निकालना है जिसमें एक तो ये लाइन हो, ये लाइन हो गई हमारे पास, और इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला ट्रायंगल। तो हमने देखा था एक एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, एक एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, और एक लाइन हमारे पास ये हो गई। तो अभी के लिए अगर हम इस लाइन को बस इतना तक ही ड्रॉ करते हैं और इसको अभी के लिए हटा देते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन थी ये x - y + 1 = 0 वाली लाइन थी। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है कैलकुलेट करने के लिए वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया। अब अगर हम इस एंगल बाइसेक्टर 1 वाले की अगर लाइन को, इक्वेशन ऑफ लाइन को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। हम देख रहे हैं ये जो लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस रहेगी, और जब पैरेलल टू x एक्सिस रहेगी और पास हो रही है 0,1 से, तो हम जानते हैं all those lines which are parallel to x axis are given by y = b टाइप। तो यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट है 1,
तो इस इक्वेशन की, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू 1। इस लाइन की इक्वेशन हमें पहले से ही पता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और ये जो लाइन है हमारे पास, हम देख पा रहे हैं ये है हमारे पास x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन। अब इन तीनों ही लाइन को यूज करके हमारे पास एक कोऑर्डिनेट तो 0,3 यहाँ आ रहा है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ आ रहा है 0,1। हमें बस इस कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगा? अगर हम इस लाइन को इस लाइन के साथ x प्लस वाई इक्वल टू 3 के साथ सॉल्व कर लेते हैं तो y इक्वल टू 1 पुट करने पर x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2,1। जैसे ही हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आया 2,1, हम देख पा रहे हैं ये लाइन और ये लाइन आपस में 90 डिग्री पर हैं, और क्योंकि ट्राइंगल ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल टाइप का दिखाई दे रहा है तो ये अभी के लिए हम बेस मान सकते हैं और अभी के लिए ये हम परपेंडिकुलर मान सकते हैं। ये डिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है, 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2, और हम बेस भी देख रहे हैं हमारे पास 0 से लेकर 2 तक हम मूव कर रहे हैं, तो कितनी डिस्टेंस हो गई 2। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा डायरेक्टली हाफ ऑफ बेस कितना अभी आपने कैलकुलेट करा 2 इनटू ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 2, यहां से डायरेक्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 स्क्वायर यूनिट्स, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी जेईई एडवांस के 2008 का ही पूछा हुआ है, जिसमें बोल रखा है लेट a एंड b बी नॉन जीरो एंड रियल नंबर्स देन द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स। अब इन्होंने इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये सिंगल चॉइस टाइप का क्वेश्चन था, जिसके अंदर से हमें केवल एक ही ऑप्शन को चूज करना था। तो अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर केवल इंफॉर्मेशन दे रखी है और क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं थोड़ा अजर्शन रीजन टाइप का दे रखा है जो इन्होंने गलती से सिंगल चॉइस में दे दिया है, तो अब हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से करेंगे। कैसे? मतलब हमें क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बता रखा कि हमें क्या करना है, बस उन्होंने उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है और ऑप्शंस में हमें बोल रखा है कि आखिर ये जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है उसका क्या करना है। अब अगर हम पहले ऑप्शन को देखते हैं तो हम समझ पा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन कर रखी है क्वेश्चन के अंदर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 4 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी अगर c इक्वल टू 0 हो जाता है एंड a और b सेम साइन के हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले इक्वेशन में या इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको लिख लेते हैं। हमें बोल रखा है कि a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0 एंड ये भी बोल रखा है कि a एंड b दे बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमें यहां से इतना तो समझ में आ रहा है कि a और b 0 कभी नहीं लेंगे हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हिसाब से, और a और b दोनों ही रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो जब हम अपनी ये जो गिवन इक्वेशन है इसको लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हम देख पा रहे हैं कि इसको तो हम 2 स्ट्रेट लाइन में डायरेक्टली भी ब्रेक कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्वाड्रेटिक के जो फैक्टर्स हैं वो बहुत इजीली करना जानते हैं। यहाँ पर इक्वेशन देखते के साथ ही हमें समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक की एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टाइप की इक्वेशन ही दिख रही है। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डबल वेरिएबल वाली जो इक्वेशंस हैं उनको देखते के साथ ही ऐसा लगता है कि शायद हम इनको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। इनको करने का एक सिंपल सा तरीका ये भी है कि अगर आपको श्रीधराचार्य जी फॉर्मूला मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसको फैक्टराइज करना है तो श्रीधराचार्य जी फॉर्मूला कहता है हम दोनों ही रूट्स को इस इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स को अगर x1 x2 मान लेते हैं तो उनको निकाल सकते हैं हम
x1 x2 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का मैंने बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में एक्सप्लेनेशन किया है अपनी क्वाड्रेटिक वाली वीडियोस के अंदर। उनके अंदर भी मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के PYQs हैं एडवांस लेवल के, वो सारे के सारे एक्सप्लेन किए हैं। तो खैर, हमने इसको यहाँ पर जब फैक्टराइज किया तो हम देख पा रहे हैं कुछ ऐसा सा बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2xy प्लस 6y स्क्वायर, क्योंकि ये जो 6 है इसको हम बोल सकते हैं 3 इंटू 2 एंड यहाँ पर प्लस का साइन है जिसकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं 3 प्लस 2 इक्वस टू, अभी इक्वस टू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो हम इसे फैक्टराइज ही कर रहे हैं। और इसको भी बोल सकते हैं हम x माइनस 3y, क्योंकि जब हम x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 3y, और जब यहाँ से हम 2y कॉमन ले लेंगे माइनस का तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3y। तो जब हम और फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आता है x माइनस 3y इंटू एक्स माइनस 2y। अब क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी ओरिजिनली जो इक्वेशन थी उसको अगर हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c इतना इतना, मतलब x इंटू 3y इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो हर कंडीशन में हमें मिनिमम 2 स्ट्रेट लाइन तो मिलने ही वाली हैं। अब सारी बात जो आकर रुकती है वो किस पर रुकती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c वाले एक्सप्रेशन के ऊपर। तो जब हम अपने फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है कि हमें 4 स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, कब, जब c की वैल्यू हो जाएगी 0। अब इन दोनों को अभी के लिए हम पिक्चर में थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि हमें पता लग चुका है कि 2 स्ट्रेट लाइन तो मिलेंगी ही मिलेंगी। अब जब हम बात करते हैं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 के लिए, तो हम देख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 करके, क्योंकि c की वैल्यू इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में हमें कितनी बोल रखी है 0, और a और b को सेम साइन का बताया है। तो जब सेम साइन का बता दिया और लेट से कि a और b की कुछ और डिफरेंट वैल्यू है, लेट से a को अभी के लिए हमने मान लिया 3 और b को मान लिया अभी के लिए लेट से 5, तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा बन रहा होगा 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कभी भी 0 तब तक नहीं आएगी जब तक x और y की इंडिविजुअल वैल्यू 0 ना हो। अब अगर इनकी इंडिविजुअल वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो ये पॉइंट कहाँ पर हमें मिलेगा, ओरिजिन पर। अब अगर ये पॉइंट ओरिजिन पर मिलेगा तो हम समझ पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, यहाँ से हम 2 लाइन की इक्वेशन तो कम से कम नहीं निकाल पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये 4 स्ट्रेट लाइंस वाला जो हमारा पहला ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 लाइंस तो हमें मिल रही हैं हर कंडीशन के अंदर, लेकिन 4 स्ट्रेट लाइंस कम से कम इस तरीके से तो नहीं मिलने वाली है। अगर ये ऐसा बोल देते कि a एंड b आर ऑफ डिफरेंट साइन तो हमारा यहाँ पर काम बन सकता था और हमारा पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता था। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। क्योंकि ये सिंगल चॉइस है तो जो भी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहां पर देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं 2 स्ट्रेट लाइंस एंड अ सर्कल व्हेन a इक्वल्स टू b एंड c इज ऑफ साइन ऑपोजिट टू दैट ऑफ a। अब इन्होंने यहां पर एक छोटा सा खेल किया है हमारे साथ। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0 की, तो ये बोल रहे हैं कि a इक्वल्स टू तो b है सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, और जो c है वो ऑपोजिट साइन है किसके, a और b के साइन के। तो लेट से अभी के लिए अगर a और b का साइन अगर पॉजिटिव है तो c का साइन हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। तो हमारी बनने वाली इक्वेशन कुछ ऐसी सी दिखाई देगी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू c। मतलब अगर हम a और b को कोई एक वैल्यू दे देते हैं, लेट से अभी के लिए अगर हमने a और b को 3 वैल्यू दे दी है और c को वैल्यू दे देते हैं -5, क्योंकि c का साइन हमें b के साइन के ऑपोजिट रखना है, तो बनने वाली इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी सी हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं
3x² प्लस 3y² इक्वल्स टू, क्योंकि प्लस सी था हमारे पास जिसको हम उधर की साइड लेके गए तो माइनस सी हो गया था, ये हो जाएगा हमारे पास 5, जिसको कि हम बोल सकते हैं x² प्लस y² इक्वल्स टू 5/3। तो कोई भी बच्चा इसको देखकर ये बता सकता है कि ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है ये एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन पॉइंट पर है। मतलब अगर हम सेकेंड ऑप्शन को लेकर चलते हैं और इसमें a इक्वल्स टू b को फॉलो करते हैं और बोलते हैं कि c इज ऑफ साइन ऑपोजिट टू दैट ऑफ a, तब उस केस में हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो मिल ही रही हैं, उसके अलावा एक इक्वेशन मिलेगी हमें सर्कल की। कैसे सर्कल की? जिसका सेंटर हमें ओरिजिन पॉइंट पर मिलेगा। उतना डिटेल में, जितना डिटेल में हम सोच रहे हैं, इन्होंने सेकंड ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन दिस सेकंड ऑप्शन। अब हमारा आंसर आ चुका है, हमें पता है कि ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो ये बोल रहे हैं टू स्ट्रेट लाइन जो कि हमें पहले से मिली हुई हैं, एंड अ हाइपरबोला व्हेन a एंड b आर ऑफ द सेम साइन एंड c इज ऑफ द ऑपोजिट टू दैट ऑफ a। हम देख रहे हैं अगर ये कंडीशन हम ax² प्लस by² प्लस c में लगाते हैं तो वहां से हमें सर्कल की इक्वेशन मिलती है, ना कि हाइपरबोला की। और हम जानते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसी नहीं होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू -1 टाइप की। अब अगर ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है तो हम अपने कर्व को, या जो भी कर्व हमें गिवन कर रखा है या जो आ रहा है, उसको हाइपरबोला नहीं बोल सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। ये बोल रहे हैं अ सर्कल एंड एन एलिप्स। हमें समझ में आ रहा है व्हेन a एंड b आर ऑफ सेम साइन एंड c इज ऑफ साइन ऑपोजिट टू दैट ऑफ a। अब यहां पर इन्होंने a इक्वल्स टू b नहीं बोला है, और इन्होंने बोला है कि जो c का साइन है वो डिफरेंट टाइप का है। मतलब किससे? उन्होंने बोला है ऑपोजिट साइन है c का, किससे? a के कंपैरेटिवली। तो हम जान रहे हैं कि ये जो एलिप्स वाली इक्वेशन है ये इसको रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जो सर्कल है वो तो इस इक्वेशन को तब रिप्रेजेंट कर पाता है जब a इक्वल्स टू b होता है, और हमारे पास c जो होता है ऑपोजिट साइन का होता है a एंड b के कंपैरेटिवली। तो हम देख रहे थे कि जब ये दोनों लाइंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी तो यहाँ पर एक सर्कल और एक एलिप्स तो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा। हाँ, अब अगर ये यहाँ पर बोलते टू स्ट्रेट लाइंस एंड वन एलिप्स और उसके लिए कुछ और गिवन कंडीशन कर रखी होती, तब शायद हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करके देख पाते। लेकिन अभी के टाइम पर जब इन्होंने ऑप्शन में बोला है अ सर्कल एंड एन एलिप्स, जो कि यहाँ पर किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? केवल ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।